वह कौन है? सूरज हंसना बंद करके बोलने वाले की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि एक सुंदर जवान लड़का खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन वह सिर्फ उसकी पीठ देख पा रहा था क्योंकि लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कि वह अपने आसपास हो रही लड़ाई के बावजूद झील का नज़ारा ले रहा हो। तुम कौन हो? सूरज ने अपनी भौहें ऊपर कीं। उसने इस जवान आदमी को तब देखा था जब वह पहली बार यहाँ आया था। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह गौरांग, हरम और 2 बंदूकधारियों से निपटने में बहुत व्यस्त था। ये बात कि लड़के ने अपनी ताकत दिखाने के बाद भी दखल देने की हिम्मत की, इससे सूरज को पता चला कि इस लड़के के पास कुछ खास है। सूरज कई सालों से विदेश में रह रहा था और उसने न सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स बल्कि अपनी तेज बुद्धि की वजह से भी कई खतरनाक हालात से खुद को बचाया था। भले ही उसके सामने वाला लड़का आम दिख रहा था, लेकिन वह रिस्क नहीं लेना चाहता था और अपना गार्ड कम नहीं करना चाहता था। क्या कहते हो, हरम? अगर हमारी डील हो जाती है तो मैं तुम्हें इस निशान वाले आदमी को खत्म करने में मदद करूंगा, अक्षय ने जोर दिया। अक्षय के अचानक दिए गए प्रस्ताव से हरम हैरान रह गया। उसके घुटने जमीन से चिपक गए थे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डील माननी चाहिए या नहीं। हरम का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसका एक हिस्सा कह रहा था कि मास्टर गौरांग और 2 बंदूकधारियों के फेल होने के बाद लड़के के लिए उसे बचाना नामुमकिन है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा मानना चाहता था कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, लड़का उसका बचाने वाला हो सकता है। आखिरकार वह डूबता हुआ आदमी था और अक्षय आखिरी सहारा था जिसे वह पकड़ सकता था। ओह, मुझे खत्म कर दोगे? तुमने कहा। हाँ, सूरज के सावधान स्वभाव के बावजूद वह लड़के की घमंडी बात से गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। गुस्से से उसका बिगड़ा हुआ चेहरा और भी डरावना लग रहा था। अक्षय मुड़ा और उसने सूरज को देखा। हाँ, तुम अभी किस लेवल पर हो? जबरदस्त कामयाबी? क्या मजाक है? तुम्हारा टीचर भी शायद मुझे संभाल न पाए, तुम तो दूर की बात हो। तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली है। सूरज का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा जल रहा था। सूरज के मन में उसका टीचर इतना शक्तिशाली था कि वह मानो अमर हो। उसने अपने टीचर को 100 गुना ज्यादा विरोधियों को भी आसानी से हराते हुए देखा था। वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, वह हमेशा बिना किसी नुकसान के उससे बाहर निकल सकता था। अपनी शक्ति के कारण सूरज के टीचर का विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के बीच बहुत सम्मान था। सूरज ने उस लड़के को उसकी घमंडी बात के लिए सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और झील की मछलियों को खिला दूंगा, सूरज ने एक एक शब्द करके धमकी दी। उसके शब्दों में जानलेवा इरादे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अक्षय की इस हरकत पर गौरांग भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। ये लड़का क्या कर रहा है? क्या उसने नहीं देखा कि सूरज कितना शक्तिशाली है? विशंभर अक्षय के घमंड से पूरी तरह हैरान था। वह जानता था कि अक्षय एक निडर टीनेजर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आत्महत्या करने वाला भी होगा। उसने देखा कि अक्षय उठा और धीरे से बोला, ओह, सच में? उसकी आवाज़ खत्म होने से पहले उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और हवा में कुछ पकड़ लिया। अपनी उंगलियों के बीच क्या था, ये दिखाए बिना उसने अपनी उंगलियों को अपनी छाती पर ऐसे फेरा जैसे वह कोई ब्लेड हो। अचानक उसने अपना हाथ झटका और उंगलियों को सूरज की ओर किया। उसकी उंगलियों के बीच से एक सफ़ेद रोशनी निकली और सूरज की ओर बढ़ी। जैसे ही वह हवा में गुजरी, उसने फर्श पर एक निशान भी बना दिया। स्विश! सूरज और अक्षय के बीच की मेज 2 हिस्सों में कट गई। कट इतना चिकना था कि वह लगभग शीशे जैसा लग रहा था। महंगा कालीन भी अपनी सिलाई से फट गया, जिससे एक लंबी दरार बन गई जो सूरज के पैरों तक फैली हुई थी। सूरज सहित सभी लोग इस घटना से हैरान थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे कालीन पर बने उस अजीब निशान को अविश्वास से देख रहे थे। धत्तेरे की, क्या ये लड़का अमर है? विशंभर का मुंह हैरानी से खुला रह गया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। गौरांग और सूरज कितने भी शक्तिशाली और तेज क्यों न हो, उनकी क्षमताएं अभी भी इंसानी दायरे में थीं। लेकिन अक्षय के साथ ऐसा नहीं था। कोई भी इंसान हवा में से ऐसी जानलेवा ताकत पैदा नहीं कर सकता था जो एक भारी ओक की मेज को काट दे और एक मोटे कालीन को फाड़ दे। ये जादू नहीं है, ये इंटरनल फोर्स का कमाल है, गौरांग ने टूटे हुए फर्श को घूरते हुए कहा। मैंने सुना है कि मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर 10 फीट दूर से अपने दुश्मन को निहत्था कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख लिया। अचानक सूरज मुड़ा और एग्जिट की तरफ भागा। सूरज समझ गया था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही उसने देखा कि अक्षय ने अपनी उंगली के बीच की हवा को एक तेज ब्लेड में बदल दिया था। वह बदला लेने के लिए भारत आया था, लेकिन उसे कुछ और मिला, एक ट्रांसेंडेंट मास्टर। क्योंकि उसका टीचर एक ग्रैंड मास्टर था, उसने एक ट्रांसेंडेंट मास्टर की सभी तरह की अकल्पनीय क्षमताओं के बारे में सुना था। वे हवा के बहाव को बदल सकते थे और उन्हें तेज और जानलेवा हथियारों में बदल सकते थे। सूरज जानता था कि अगर वह अपने जैसे 10 और फाइटर के साथ भी मिल जाए तो भी ट्रांसेंडेंट मास्टर उसे आसानी से हरा देगा।
अविश्वसनीय, उसकी शक्ति पहले से ही एक ट्रांसेंडेंट मास्टर के बराबर थी, फिर भी वह इतना जवान है। मेरे टीचर जितने टैलेंटेड इंसान को भी ट्रांसेंडेंट स्टेट तक पहुंचने में 5 दशक लग गए थे। नहीं, मुझे इस लड़के के बारे में अपने टीचर को बताना होगा। ऐसा सोचते हुए सूरज ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि उसने अपने पीछे अक्षय की ठंडी आवाज़ सुनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हार मानने में बहुत देर हो गई है? अक्षय ने जोर से सांस ली, अपनी छाती फुलाई और फिर अपने फेफड़ों में भरी सारी हवा बाहर निकाल दी। हवा में एक मलाईदार सफ़ेद रोशनी की किरण बनी और गोली की तरह सूरज की तरफ बढ़ी। सफ़ेद रोशनी अविश्वसनीय गति से हवा में तैरती हुई गई और सीधे सूरज की पीठ पर लगी। सूरज को लगा जैसे पीछे से किसी बड़े हथौड़े से मारा गया हो। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। कुछ फीट लड़खड़ाने के बाद वह एक दीवार से टकराया और ज़मीन पर गिर गया। उसने हवा में सांस लेकर इंटरनल फोर्स का कमाल दिखाया, कितना शानदार, गौरांग ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तब तक उसे इस लड़के की शक्ति पर कोई शक नहीं रह गया था। हालांकि वह एक हाई स्कूल के बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन वह पहले ही मार्शल आर्ट्स की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, ट्रांसेंडेंट स्टेट। खुद देखे बिना उसे कभी विश्वास नहीं होता कि एक टीनेजर लड़का ट्रांसेंडेंट मास्टर हो सकता है। 30 साल से कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भी 100 साल में एक टैलेंट माना जाता है, तो एक हाई स्कूल का लड़का ट्रांसेंडेंट मास्टर कैसे हो सकता है? हरम आखिरकार खुद को संभाल पाया और मुश्किल से खड़ा हुआ। वह जल्दी से सूरज के पास गया जो अभी भी दर्द से लकवाग्रस्त था, और फिर उसने एक गंदी मुस्कान के साथ उसकी बगल में लात मारी। कमीने, अगर मैं तुम्हें सालों पहले खत्म कर सकता था तो अब भी कर सकता हूँ, हा हा हा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, सूरज अभी मरा नहीं है, वह बस बेहोश हो गया है, उसे मत जगाओ। हरम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके चेहरे से मुस्कान उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। वह मुड़ा और बोला, भाई अक्षय, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मास्टर अक्षय। तो आप उसे क्यों नहीं मार देते? अक्षय ने आंखें घुमाईं और कहा, तुमने देखा है कि वह कितना मजबूत है, मैं उसे एक ही सांस में कैसे मार सकता हूँ? फिर वह सूरज के पास गया और हिसाब से उसके शरीर पर कुछ जगहों पर थप्पड़ मारे। ठीक है, मैंने उसका ऊर्जा सागर पहले ही खत्म कर दिया है, वह कुछ समय के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ हाँ मास्टर अक्षय, मैं आपका एहसानमंद हूँ, हरम ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। एक अधेड़ उम्र के आदमी को एक टीनेजर लड़के की चापलूसी करते देख दूसरे लोग चिढ़ गए। दूसरों को नहीं पता था कि इतने मुश्किल माहौल में हरम की सफलता का राज उसकी बेशर्म चापलूसी करने की कला थी। उसने अक्षय को अपने करीब रखने का फैसला कर लिया था। इतने शक्तिशाली साथी के साथ उसे कभी भी परेशान करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जो मुसीबतें और बदला लेना चाहते थे। मुझे चोट पहुंचाने के लिए उन्हें पहले मास्टर अक्षय को पार करना होगा, हरम ने मन ही मन सोचा। मास्टर अक्षय, क्या आपको यकीन है कि उसका ऊर्जा सागर तोड़ने से वह आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? गौरांग ने पूछा। असली दुनिया में अंदरूनी शक्ति मनगढ़ंत उपन्यासों से बहुत अलग थी। टीवी शो में दिखाए जाने वाले पॉपुलर तरीके के उलट असल जिंदगी में ऊर्जा शरीर में इकट्ठा नहीं होती थी। इसलिए थ्योरी में किसी के सिस्टम के अंदर अंदरूनी शक्तियों के बहाव को रोकने का कोई असरदार तरीका नहीं था। हाँ, मैंने उसके शरीर पर कुछ ज़रूरी ची पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया है ताकि उसके सिस्टम में ऊर्जा एक साथ न मिलें, अक्षय ने समझाया। ये सुनकर गौरांग हैरान रह गया। ये तथाकथित ज़रूरी ऊर्जा पॉइंट्स क्या थे? ये टीवी सीरियल की कहानी जैसा क्यों लग रहा था? गौरांग जितना कम समझ रहा था उतना ही वह उस लड़के की इज्जत करने लगा। ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। सौदा? हरम ने एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने जोर से अपना सिर पीटा। अरे हाँ, हमारा सौदा। आप निश्चिंत रहें मास्टर अक्षय, मैं उन 10 मिलियन में से एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। असल में मैं इनाम दोगुना कर दूंगा और मैं खुद पैसे आप तक पहुंचाऊंगा, हरम ने वादा करते हुए अपनी छाती पिटी। हालांकि 10 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि यह कीमत इसके लायक है। अक्षय जैसा साथी 10 मिलियन तो क्या 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कीमती होगा। जब सूरज भी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमा सकता था तो ये सोचना मुश्किल था कि अक्षय के साथ दोस्ती करके हरम को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला था। सूरज को आखिरकार होश आया और उसने अक्षय को एक अजीब सी मुस्कान दी। आज मैं हार गया, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे टीचर तुम पर अपना गुस्सा निकालेंगे। अक्षय ने सूरज को हैरानी से देखा और फिर उसने पूछा, तुम्हारा मतलब उस ट्रांसेंडेंट मास्टर से है? सूरज ने सिर हिलाया। हालांकि अक्षय पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया, मैंने पहले कभी किसी ट्रांसेंडेंट मास्टर को नहीं देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा।
अक्षय अपनी बात खत्म करते ही वहां से चला गया। अब ये है असली मास्टर, विशंभर चिल्लाया। उसने सोचा कि काश एक दिन वह भी अक्षय जैसा बन पाता। झील के पार किनारे तक ले जाने वाली नाव पर बैठे हुए अक्षय ने राहत की सांस ली। भविष्य में मुझे इन दिखावटी चालों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उस एक हमले में मेरी 1/3 असली शक्ति खत्म हो गई। वह चाल चिकनी और तेज थी, पलक झपकते ही हवा को ब्लेड में बदल देती थी। ये जितनी प्रभावशाली दिखती थी उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती थी। इस हमले का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के मिड स्टेज तक पहुंच चुके थे। भले ही वह इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाता, वह इसे सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता था। अगर हरम को अपनी शक्ति का यकीन दिलाने के लिए नहीं होता तो मैं कभी भी ऐसी बेकार तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता। एक जादुई मंत्र ही सूरज को चटनी बनाने के लिए काफ़ी होता। अक्षय ने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। जब मैं एथेरियल एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाऊंगा और अपनी तलवार की किताब पूरी कर लूंगा तो मैं एक ही समय में 10 से ज़्यादा ब्लेड ऑरा बुला पाऊंगा। ब्लेड ऑरा की एक किरण भी उस असली शक्ति की पल्स से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगी जिसे मैंने छोड़ा था। जैसे ही अक्षय अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, उसने देखा कि नाव पहले ही किनारे पहुंच चुकी थी। अगली सुबह हरम खुद उसके दरवाजे पर आया और उसे 20 मिलियन क्रेडिट वाला एक बैंक कार्ड दिया। ये पिछली रात अक्षय की मदद के लिए इनाम था। इतनी अचानक दौलत आने से अक्षय के मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। एक साधक की नज़र में पैसा सिर्फ संख्याओं की एक लड़ी थी। दोपहर के आसपास समायरा फिर से अक्षय के पास आए और उससे स्कूल की बास्केटबॉल टीम की मदद करने के लिए कहा। इस बार अक्षय ने अनुरोध ठुकरा दिया। तुमने क्या कहा? मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, यह एक आदेश है, समायरा ने गुस्से से कहा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। बास्केटबॉल इंटरेस्ट ग्रुप को अपना काम खुद करने दो, अक्षय ने उसे पलटकर जवाब दिया। पिछली बार वह टीम बनाने के लिए मदद करने को तैयार हो गया था, लेकिन जब उसने समायरा की उसके बारे में घमंडी टिप्पणी सुनी तो अक्षय ने तय किया कि वह अब कभी उसकी मदद नहीं करेगा। समायरा ने सोचा था कि जब उसने अक्षय के बारे में वह बुरी टिप्पणी की थी तब अक्षय जा चुका था। उसे नहीं पता था कि सभी कल्टीवेटर्स की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और अक्षय ने हर एक शब्द साफ साफ सुन लिया था। क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो? समायरा की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने अक्षय को गुस्से से देखा। नहीं, मतलब नहीं, अक्षय के कसे हुए जबड़ों से कुछ शब्द निकले। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें स्कूल के इंटरेस्ट ग्रुप की कोई परवाह नहीं है? समायरा ने गुस्से से पूछा। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और भगवान ने उस पर इतनी कृपा की थी कि उसके पास न सिर्फ एक सुंदर चेहरा था बल्कि एक तेज दिमाग भी था। बचपन से ही वह एक राजकुमारी की तरह लड़कों के ध्यान से घिरी रहती थी। सिर्फ सलीम जैसा हैंडसम और शानदार लड़का ही उसके दिल को थोड़ा सा छू पाया था। इसलिए उसने कभी भी किसी आम नए लड़के को गंभीरता से नहीं लिया था। अक्षय उस लड़की पर और ज्यादा बात बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया और अपना सिर अपनी किताब में गाड़ लिया। अरे लूजर, वह तुमसे सवाल पूछ रही है। एक लंबा लड़का आगे की लाइन से उठा और गुस्से से अक्षय की तरफ बढ़ा। उसका नाम जोरावर है, वह स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर है, साथ ही स्कूल की बास्केटबॉल टीम का सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी है। वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम की इज्जत और नाम को बहुत गंभीरता से लेता था। सलीम ने भी यह हंगामा देखा, इसलिए उसने गुस्से से इस तरफ देखा। तो क्या? अक्षय ने नकली मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम? जोरावर का चेहरा लाल हो गया और वह नए लड़के पर हाथ उठाने ही वाला था। दक्ष ने जल्दी से उसे पीछे से रोक लिया। भाई जोरावर, मेरी बात मानो और उसे चोट मत पहुंचाओ। वह बस एक बेवकूफ़ ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, एक गांव का लड़का, बस उससे नाराज़ भी मत हो, वह तुम्हारे समय के लायक नहीं है। जोरावर को शांत करने के बाद उसने अक्षय को डांटा, अपनी कुर्सी से उठो, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक्स लेने चलूंगा। चलो। मैं नहीं जा रहा, अगर तुम्हें इतनी मदद करनी है तो खुद ही कर लो, अक्षय ने शांति से कहा और उसने अपनी पीठ कुर्सी की पीठ से टिका ली। तुम्हें लगता है कि तुम खास हो, है ना, नए लड़के? अक्षय की जिद देखकर जोरावर को मजा आया। फिर उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि उस आखिरी लड़के के साथ क्या हुआ था जिसने स्कूल टीम की इज्जत नहीं की थी। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका उदाहरण फॉलो नहीं करोगे। कोशिश करके देख लो। अक्षय की आवाज़ लगभग सुस्त थी। लड़के के शांत जवाब से सब हैरान रह गए। वे जानते थे कि स्कूल बास्केटबॉल टीम से पंगा नहीं लेना चाहिए। वे लड़के न सिर्फ लंबे और बड़े थे बल्कि वे आईवी लीग हाई स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स भी थे। इसलिए कोई भी समझदार इंसान उनके रास्ते में नहीं आएगा। कौन सोचेगा कि यह नया लड़का इतना घमंडी है? वह झगड़ालू है तो क्या उसके पास खुद को बचाने के लिए ताकत है? सही कहा, उसे खुद को देखने के लिए आईने की ज़रूरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई जोरावर और समायरा से पंगा लेने की? कई लोग अक्षय की आने वाली मुसीबत पर खुश हो रहे थे। जब से स्कूल शुरू हुआ था अक्षय ज़्यादातर चीज़ें अपने तक ही रखता था।
उसके शांत स्वभाव ने उसे और अकेला कर दिया था। दूसरे शब्दों में, दक्ष को छोड़कर उसका कोई दोस्त नहीं था। इसलिए जब अक्षय और जोरावर के बीच झगड़ा हुआ तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अक्षय की जिद देखकर दक्ष ने भी उसे बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस दिन आखिरी क्लास ताइक्वांडो की थी। यह एक ऑप्शनल क्लास थी और जो भी यह क्लास लेता उसे इंस्ट्रक्टर और यूनिफॉर्म के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती। आईवी लीग हाई स्कूल के लीडर्स की बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वे अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड से परिचित कराएं। इसलिए जिम क्लास को अलग अलग सब कैटेगरी में बांटा गया था, जैसे स्विमिंग, ट्रैक एंड फील्ड और ताइक्वांडो। अक्षय को इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए उसने अपनी किताबें पैक करके तुरंत काम पर जाने का फैसला किया। हालांकि उसे बॉस रंगा पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने बाकी सहकर्मियों के साथ घुल मिल गया था। इससे पहले कि अक्षय क्लासरूम से बाहर निकल पाता, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, कहाँ जा रहे हो बहादुर लड़के? तुम ताइक्वांडो क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? जोरावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अक्षय ने अपनी भौहें चढ़ाईं। ओह, क्या तुम इतने गरीब हो कि एक्स्ट्रा फीस भी नहीं दे सकते? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, जोरावर ने ताना मारते हुए कहा। ठीक है। जैसे ही अक्षय की आंखें ठंडी हुईं, किसी और ने उसका ध्यान खींचा। वह समायरा थी, क्लास लीडर, और वह उनके पास आई थी। उसने अक्षय को गुस्से से देखा और फिर कहा, मुझे पता चला है कि तुम सुबह देर से आते हो और दोपहर में सबसे पहले स्कूल से चले जाते हो। अगर तुमने ताइक्वांडो क्लास छोड़ने की हिम्मत की तो मैं मिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ओह, अक्षय ने दोनों क्लासमेट्स को देखा और अपने ऑप्शन सोचे। आखिरकार उसने धीरे धीरे अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली कीं। हाँ, मैं क्लास में जाऊंगा। आईवी लीग हाई स्कूल का ताइक्वांडो हॉल बहुत बड़ा था और सभी तरह की सजावट से पूरी तरह सजा हुआ था। ताइक्वांडो क्लास सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थी, यहाँ तक कि 10वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी। दक्ष ने अक्षय को स्कूल की ताइक्वांडो टीम के बारे में बताया। हमारी ताइक्वांडो टीम बहुत फेमस है। इसके फाउंडर ने नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में दूसरा प्राइज जीता था। वह फिफ्थ डैन ब्लैक बेल्ट हैं। जब वह एक्शन में होते हैं तो तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। वह कमाल के हैं। वह अक्षय की तरफ मुड़ा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। तुम बेहतर होगा कि सावधान रहो। जोरावर तुम्हें बिना किसी वजह के ताइक्वांडो क्लास में नहीं लाएगा। वह ब्लू बेल्ट है। शायद वह तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। जब वह बदतमीजी करे तो उसे इग्नोर कर देना। अक्षय ने सिर हिलाया और उसे आगाह करने के लिए दक्ष को देखकर मुस्कुराया। कोच उनके पास आए और दक्ष जल्दी से खड़ा हो गया और उन्हें झुककर सलाम किया। कोच एक सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट थे। वार्म अप एक्सरसाइज करवाने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि अब स्पैरिंग का समय है। सलीम, कृपया सबको मूव्स करके दिखाओ, कोच ने ऑर्डर दिया। सलीम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाया और फिर अपने क्लासमेट से अलग हो गया। अक्षय ने देखा कि उसकी बेल्ट लाल थी। ताइक्वांडो की रैंकिंग सिस्टम में लाल बेल्ट ब्लैक बेल्ट के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लाल रंग का मतलब खतरा और गुस्सा था। ये प्रैक्टिस करने वाले के डेडिकेशन और सालों की कड़ी मेहनत की पहचान थी। फिर कोच ने सलीम को एक अपोनेंट दिया, एक ब्लू बेल्ट स्टूडेंट। दोनों को एक दूसरे के साथ स्पैरिंग करनी थी, जबकि सलीम नए मूव्स का सेट दिखाता। ब्लू बेल्ट लाल बेल्ट से एक रैंक नीचे थी। इसके लिए कम से कम 1 साल की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हालांकि सलीम अपने अपोनेंट को राउंडहाउस किक मारने में कामयाब रहा और सिर्फ 10 सावधानी भरे वार पलटवार के बाद स्पैरिंग खत्म कर दी। मैं हार मानता हूँ। किक से हवा में उड़ने वाला ब्लू बेल्ट वाला जोरावर था। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा लिए। सलीम बचपन से ही ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा है, एक खूबसूरत लड़की ने अपने आसपास की दूसरी लड़कियों से गर्व से कहा। मजाक नहीं, सलीम सबसे अच्छा है, एक और लड़की बीच में बोल पड़ी। जिम में तालियों और वाहवाही की गूंज सुनाई दी। 10वीं और 11वीं क्लास की कई लड़कियों की आंखें पहले ही छोटी छोटी दिल की शेप में बदल गई थीं। जब उन्होंने सुना कि वह लड़का 12वीं क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है तो उनकी धड़कनें लगभग रुक ही गई थीं। सलीम अपनी आसान जीत से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, तुम ढीले पड़ गए हो। नहीं तो हम थोड़ी देर और लड़ सकते थे। जोरावर शरारती अंदाज में मुस्कुराया और फिर कहा, मैं इसे उतना सीरियसली नहीं लेता जितना तुम लेते हो। सलीम को ब्लैक बेल्ट वाले को चैलेंज करना चाहिए ताकि हम उसकी रेड बेल्ट की जगह ले सकें। और कौन उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता है? कोच ने चौड़ी मुस्कान के साथ स्टूडेंट से पूछा। वह सलीम की इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश था। अगर नहीं तो अपना पार्टनर ढूंढो और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो। ओशित, जिस लड़के को सलीम का पार्टनर चुना गया था, उसने मुंह बनाया क्योंकि सब उसकी किस्मत पर खुश हो रहे थे। जोरावर को सभी 7 या 8 ब्लू बेल्ट वालों में सलीम के बाद दूसरा सबसे पावरफुल ताइक्वांडो फाइटर माना जाता था। अचानक जोरावर ने अपना हाथ उठाया और जोर से पूछा,
कोच, इससे पहले कि हम अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें, क्या मैं किसी और को चैलेंज कर सकता हूँ? फिर उसने कोने की तरफ देखा और कहा, अक्षय, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? चलो अपना हिसाब पुराने तरीके से निपटाते हैं। सबने कोने की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि एक टीनेजर अकेला बैठा था। वह अक्षय था और उसकी बेल्ट सफ़ेद थी। ताइक्वांडो के रैंकिंग सिस्टम में रैंक बेल्ट के रंगों से दिखाए जाते थे और रैंक इस तरह थे: सफ़ेद, पीला, हरा, नीला, लाल और काला। ब्लैक बेल्ट सबसे ऊंचा रैंक था और सफ़ेद बेल्ट सबसे निचला। इसके अलावा ब्लैक बेल्ट को आगे 7 डैन में बांटा गया था। एक बार जब कोई ब्लैक बेल्ट दूसरे डैन पर पहुंच जाता था तो उसे ताइक्वांडो स्कूल खोलने का अधिकार मिल जाता था। अक्षय की सफ़ेद बेल्ट का मतलब था कि वह ताइक्वांडो में नया था। जोरावर एक सफ़ेद बेल्ट वाले को क्यों चैलेंज कर रहा है? मजाक नहीं, एक ब्लू बेल्ट वाला सफ़ेद बेल्ट वाले के सामने ये फेयर फाइट नहीं है। क्या वह वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं है जिसने जोरावर को नाराज़ किया था? बहुत से लोग जोरावर के फैसले से हैरान थे। आईवी लीग मिडिल स्कूल के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर या गर्मियों की छुट्टियों में ताइक्वांडो क्लास ज्वाइन की थी। इसलिए अक्षय जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना आम बात थी जो अभी भी सफ़ेद बेल्ट के रैंक में था। यहाँ तक कि 10वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी इस बात से हैरान थे। सिर्फ वही लोग जिन्होंने आज दोपहर अक्षय और जोरावर के बीच टकराव देखा था, वे जानते थे कि क्या हो रहा है। उनमें से ज़्यादातर लोग जोरावर की तरफ थे। कोच ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या तुम सच में इस नए स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहते हो? और फिर उसने अक्षय की तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारा रैंक उससे बहुत नीचे है, इसलिए तुम्हें चैलेंज मना करने का अधिकार है। जोरावर ने उम्मीद भरी नज़रों से अक्षय को देखा। उसने ताना मारा, अरे बच्चे, क्या तुम डर गए? तुम यहाँ क्यों नहीं आते और चलो मुकाबला करते हैं? सलीम ने अपनी भौहें सिकुड़ी और इस बेवकूफ़ी को रोकने वाला था। हालांकि समायरा ने उसे रोक दिया। मुझे ताइक्वांडो नहीं आता। अक्षय ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम जो भी फाइटिंग स्टाइल जानते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जोरावर ने आत्मविश्वास से कहा। ओह, अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपना मन नहीं बदलोगे? नहीं, क्या तुम डर गए? जोरावर ने अपनी फूली हुई छाती की ओर इशारा करते हुए पूछा। अगर तुम मुझसे डरते हो तो अगली बार चुप रहना। यह आईवी लीग हाई स्कूल है, तुम्हारा छोटा मोटा गांव नहीं। अक्षय ने नाक सिकुड़ी और फिर कहा, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? जोरावर को हैरानी हुई कि क्या उसने लड़के की बात सही से सुनी थी। वह मुड़ा और अपने आसपास के लोगों से चिल्लाकर बोला, इस बच्चे ने कहा कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा। यह मज़ेदार नहीं है। अक्षय के अजीब दावे पर सब लोग जोरावर के साथ हंसने लगे। ये तो पागल है, इसे लगता है कि जोरावर इसके लायक मुकाबला नहीं है। जोरावर हमारी क्लास का दूसरा सबसे अच्छा फाइटर है। सलीम के अलावा कोई भी उसके साथ लड़ाई में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। शायद वह कोई छिपा हुआ मार्शल आर्ट्स मास्टर है। हाँ, शोर सुनकर कई स्टूडेंट्स ने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी और पहले से ही बढ़ती भीड़ में शामिल हो गए। नए लड़के को उस बड़े नीली बेल्ट वाले लड़के से बहुत छोटा और कमज़ोर देखकर ज़्यादातर दर्शकों को स्वाभाविक रूप से अक्षय पर दया आई। हालांकि अक्षय की घमंडी बातें उसके हमदर्दों को पसंद नहीं आईं और उनमें से कई लोग दूसरी तरफ हो गए। जो लोग ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते थे वे जानते थे कि हालांकि बेल्ट का रंग हमेशा लड़ाई का नतीजा तय नहीं करता, लेकिन सफ़ेद बेल्ट और नीली बेल्ट के बीच का अंतर पाटना मुश्किल था। अक्षय इस मैच में हारने वाला था जब तक कि उसने कहीं और मार्शल आर्ट्स की दूसरी ट्रेनिंग न ली हो। चलो मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। जोरावर ने मुड़ी हुई उंगली से अक्षय को उकसाने का इशारा किया। उसने ताइक्वांडो में एक स्टैंडर्ड शुरुआती पोज बनाया और फिर हवा में 2 बैक फ्लिप फ्लैश किक्स मारे। उसकी तेज़ और दबंग चाल ने कई लड़कियों के चेहरे पीले कर दिए थे। खुद को संभालने के बाद उसने अक्षय को ऐसी नज़र से देखा जिसका मतलब था, तुम गए काम से। उसे हैरानी हुई कि अक्षय पर स्किल्स के इस प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ। उसने बस हल्के से हंसा और फिर कहा, क्या बढ़िया मूव है। जैसे ही अक्षय ने अपनी व्यंग्यात्मक बात कही, ये शब्द न सिर्फ जोरावर बल्कि कोच विकास और सलीम को भी चुभे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था बल्कि पूरे ताइक्वांडो समुदाय का अपमान था। तब तक देखने वालों की अक्षय के लिए आखिरी हमदर्दी भी खत्म हो गई थी। कोई भी उस कमज़ोर आदमी के साथ हमदर्दी नहीं करेगा जो आसानी से मुसीबत मोल लेने के लिए घमंडी बातें करता है। जाओ उसे सबक सिखाओ, किसी ने चिल्लाया। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अपना गुस्सा दबा न पाने के कारण जोरावर अक्षय पर टूट पड़ा। अक्षय ने देखा कि जोरावर की चाल एक आम आदमी की तुलना में बहुत तेज और ज़्यादा ताकतवर थी। अगर वह अपने विरोधी के सिर पर लात मारता तो ये तुरंत नॉकआउट हो जाता। हालांकि अक्षय जानता था कि जोरावर विशंभर से भी कमज़ोर था और उस बूढ़े आदमी की पोती कनिका से तो बहुत ही कमज़ोर था। अक्षय ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और कुछ राउंडहाउस किक्स और घुटनों के वार से बच गया।
अपने विरोधी की दुश्मनी देखकर अक्षय ने एक गहरी गुर्राहट निकाली और अपना एक पैर हवा में बहुत ऊपर उठाया, फिर उसे एक बड़ी कुल्हाड़ी की तरह नीचे मारा। जोरावर अचानक हुए इस जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने चोट से बचने के लिए दोनों हाथ आगे किए, लेकिन वार की ताकत उसके हाथ से होती हुई सीधे उसके शरीर में लगी और वह जमीन पर गिर गया। किस्मत से जमीन पर गद्देदार कुशन था, नहीं तो उसे कम से कम 6 महीने बिस्तर पर रहना पड़ता। क्या? इस घटना से दर्शक हैरान रह गए। दक्ष इतना हैरान था कि उसे लगा कि उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। उसे यकीन था कि अक्षय हार जाएगा, लेकिन उसने एक ही किक में जोरावर को हरा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि जोरावर को ज्यादा आंक आ गया है। वह एक नए लड़के को भी खत्म नहीं कर पाया। यह नया लड़का तो कमाल का है। दर्शक उत्साह और हैरानी से भर गए। उन्होंने पहले ही अक्षय को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया था। जब सच्चाई सामने आई तो दर्शकों को मानना पड़ा कि वे गलत थे। अक्षय कोई बेकार धोखेबाज नहीं था, वरना वह जोरावर को हरा नहीं पाता। समायरा के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय इतनी आसानी से मैच जीत जाएगा। जोरावर हमेशा मेरे सामने अपनी ताकत का दिखावा करता था, लेकिन वह पानी के एक गड्ढे से भी कमज़ोर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सोचने पर मजबूर करने की कि वह क्लास का दूसरा सबसे अच्छा फाइटर है। समायरा ने खुद से शिकायत की। दूसरी ओर सलीम शांत रहा, लेकिन उसकी भौहों पर शिकन गहरी हो गई। वह जोरावर के पास गया और देखा कि वह बेहोश हो गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। फिर वह अक्षय की ओर मुड़ा और उसे डांटा। हम सब क्लासमेट हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुमने उस पर इतनी जोर से हमला क्यों किया? उसने पहले शुरू किया था। ये सिर्फ एक किक थी, कोई बड़ी बात नहीं, अक्षय ने हल्के से जवाब दिया। सलीम अचानक कुछ कह नहीं पाया। उसने महसूस किया कि अक्षय वह किक जोरावर के सिर पर मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि ऐसी किक से एक आम आदमी को मामूली चोट लगती, लेकिन जोरावर का भारी भरकम शरीर और वजन का मतलब था कि ऐसे हमले से उसे गंभीर दिमागी चोट लग सकती थी। इस लिहाज से अक्षय ने पहले ही उस पर दया दिखाई थी। फिर भी वह इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। जोरावर उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसने समायरा, जिस लड़की को वह डेट कर रहा था, उसके लिए अक्षय को चुनौती दी थी। ये सोचकर सलीम खड़ा हुआ और बोला, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं लड़ते जो तुम्हारे बराबर का हो? जैसे ही समायरा उसे रोकने के लिए सलीम की ओर भागी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सलीम ने हाथ बढ़ाया और समायरा को वहीं रुकने का इशारा किया। सलीम अक्षय के मुंह से बहुत प्रभावित हुआ। ये शक्तिशाली, तेज और असरदार था। सालों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के बिना कोई भी इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता था। हालांकि सलीम को भरोसा था कि वह नए लड़के को हरा देगा। जब वह बच्चा था तब टीवी पर ताइक्वांडो देखने के बाद से ही उसे इसका जुनून सवार था। अब तक उसने 1 दशक से ज़्यादा की ट्रेनिंग ले ली थी। अगर वह अपनी आलस छोड़कर क्वालिफिकेशन टेस्ट देता तो वह कोच विकास से भी ऊपर रैंक पर होता। सभी टीचरों और स्टूडेंट्स में से सिर्फ ताइक्वांडो क्लब के फाउंडर के पास ही उसे हराने का थोड़ा सा चांस था। हाँ, क्यों नहीं, अक्षय ने जवाब दिया। ये बात कि सलीम ने अक्षय की काबिलियत देखने के बाद भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत की, इससे अक्षय को लगा कि सलीम एक काबिल विरोधी हो सकता है। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, अक्षय ने हल्के से कहा। बेशर्म, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सलीम को हरा सकते हो? अक्षय की बात क्लास की ज़्यादातर लड़कियों को पसंद नहीं आई। उनमें से कुछ ने विरोध करना शुरू कर दिया। मजाक नहीं, तुम बस जोरावर से थोड़े तेज और मजबूत हो। दूसरी ओर सलीम न सिर्फ तेज मजबूत था, बल्कि तुम्हारे बदसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा सुंदर भी था, एक और लड़की जोर से बोली। क्लास की आधी लड़कियां सलीम की बहुत बड़ी फैन थीं। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियों की मज़ेदार बातों पर क्या सोचे। उसने मान लिया कि उसे उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। ये बात कि इन लड़कियों ने ताकत और स्पीड को इतनी हल्के में लिया, जो लड़ाई में 2 सबसे ज़रूरी फैक्टर हैं, इसका मतलब था कि उन्हें लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ज़्यादातर समय स्किल्स और फॉर्म बेकार होते थे और लड़ाई का नतीजा सिर्फ इन 2 फैक्टर पर निर्भर करता था, स्पीड और ताकत। हालांकि अक्षय ने जोरावर को एक ही वार में हरा दिया था, फिर भी सभी ने सलीम पर ही दांव लगाया था। आखिर सलीम ने छात्रों के बीच काफ़ी प्रभाव बना लिया था। यहाँ तक कि समायरा भी अब लड़ाई को लेकर नर्वस नहीं थी। मुझे सलीम पर भरोसा होना चाहिए। उसने सालों पहले एक और चैलेंजर को हराया था जिसने नेशनल मार्शल आर्ट्स अकेडमी टूर्नामेंट में मेडल जीता था। अगर वह एक मेडलिस्ट को हरा सकता है तो वह इस मामूली लड़के को भी संभाल लेगा। ये सोचते हुए उसने अक्षय को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। जोरावर को हराने का कोई मतलब नहीं है। सलीम जोरावर से कहीं ज़्यादा कुशल है। जिम के अंदर मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ सलीम और कोच विकास को पता था कि अक्षय असल में कितना शक्तिशाली था। कोच विकास ने गंभीर चेहरे से सलीम को देखा।
लड़के की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर घोषणा की, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो छात्रों को एक दूसरे को चुनौती देने से रोकता हो। बस सावधान रहना। बोलते समय कोच विकास ने अक्षय को एक ठंडी नज़र से देखा। ये साफ था कि ताइक्वांडो के बारे में अक्षय की पिछली टिप्पणी से कोच विकास नाराज थे। इसलिए उसने न सिर्फ लड़ाई नहीं रोकी, बल्कि उसने ये भी चाहा कि उसका पसंदीदा छात्र उस घमंडी नए लड़के को सबक सिखाए। चलो शुरू करते हैं, सलीम ने अक्षय को चिल्लाकर कहा और वह मंच के बीच में शान से चला गया और उसका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। साफ और बिना सिलवटों वाली ताइक्वांडो यूनिफॉर्म पहने हुए सलीम यंग एंड रेस्टलेस के मुख्य अभिनेता की तरह लंबा और सुंदर लग रहा था। सलीम के सामने खड़ा अक्षय सिर्फ 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर लंबा था और उसकी शक्ल सूरत भी आम थी। अगर वह यंग एंड रेस्टलेस में होता तो अक्षय 2 एपिसोड भी नहीं टिक पाता। जो लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि सलीम ही जीतेगा, वे भी यही चाहते थे। वे चाहते थे कि सलीम उस लड़के को लात मारकर उसकी अकल ठिकाने लगाए। चलो अब करते हैं। अक्षय ने अपनी पीठ सीधी रखी और अपने हाथ पीछे बांध लिए। वह वूजिया फिल्मों के मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह घमंडी लग रहा था। सलीम ने अक्षय के घमंड पर अपनी नफरत दिखाते हुए नाक सिकुड़ी। हालांकि सलीम जोरावर जितना खुलकर बोलने वाला नहीं था, लेकिन वह अपनी काबिलियत पर उतना ही, या शायद उससे भी ज्यादा, घमंडी था। वह ज्यादातर बातें अपने तक ही रखता था, इसलिए नहीं कि वह शांत स्वभाव का था, बल्कि अपने गहरे आत्मप्रेम के कारण। अक्षय का घमंडी अंदाज एक खुली चुनौती थी और इसने सलीम के गुस्से को भड़का दिया। सलीम ने अक्षय पर गुर्राया और उस पर हमला कर दिया। जब वह पास आया तो उसने अचानक अपना शरीर घुमाया और एक राउंडहाउस किक मारी। सलीम के दाहिने पैर ने हवा में 270 डिग्री का चाप बनाया। गति के कारण उसकी कमर ने उस गति को जारी रखा और किक को एक ड्रैगन की पूंछ के कोड़े की तरह आगे बढ़ाया। किक अपने निशाने पर लगने से पहले ही अक्षय को हवा के दबाव से अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। दिलचस्प, सलीम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अक्षय शक्ति के इस प्रदर्शन से थोड़ा हैरान था। सलीम न केवल एक शक्तिशाली ताइक्वांडो फाइटर था, बल्कि वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम का खिलाड़ी भी था और दिखने में भी अच्छा था। कोई हैरानी नहीं, उसे देखकर इतनी सारी लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। जब लड़कियों ने सलीम को एक मुश्किल मूव को इतनी परफेक्शन के साथ करते देखा तो वे एक्साइटमेंट में चिल्लाए बिना नहीं रह सकीं। कोच विकास ने मन ही मन सलीम की तारीफ की, क्योंकि उन्हें लगा कि वह भी इतने परफेक्शन के साथ हमला नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सलीम पहले ही ब्लैक बेल्ट के 4th डैन पर पहुंच गया है, कोच विकास ने मन ही मन सोचा। कसौली की ताइक्वांडो कम्युनिटी में 5 से भी कम लोग थे जो 4th डैन तक पहुंचे थे। सलीम के मौजूदा स्किल लेवल के हिसाब से उसे नेशनल यूथ ताइक्वांडो कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल मैचों में पहुंच जाना चाहिए। मैं इस हमले का जवाब कैसे दूं? कोच विकास ने अक्षय के शरीर के जरिए अपने दांव का हिसाब लगाया। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि वह पीछे हटकर हमले के असर को कम करें। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में कमी थी। एक बार जब वह सलीम के शुरुआती गुस्से के आगे झुक जाते तो उन्हें लगातार होने वाले हमलों से निपटना पड़ता। ये सिर्फ समय की बात होती कि वह गलती करते और सलीम को एक जोरदार मुक्का मारने का मौका मिल जाता। लेकिन कोच विकास को हैरानी हुई कि अक्षय पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने बस एक हाथ उठाया और आसानी से सलीम की किक को रोक दिया। इस पूरे समय अक्षय के चेहरे पर हल्की और आराम वाली मुस्कान थी। ये कैसे मुमकिन है? सलीम ने अपनी भौहें सिकुड़ी और इस बात से परेशान हो गया। फिर से सलीम ने धीरे से कहा। उसने अपना पैर पीछे खींचा और अपने शरीर को घुमाकर दूसरे पैर से अक्षय पर एक और राउंडहाउस किक मारी। पहली किक की तरह दूसरी किक भी आसानी से ब्लॉक होने के बाद सलीम ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने लगातार किक मारना जारी रखा और एक के बाद एक 6 राउंडहाउस किक मारी। इन स्थिर किक्स के लिए ऐसे स्किल्स की ज़रूरत थी जो कुछ ही ब्लैक बेल्ट फाइटर्स के पास होते थे। बाम बाम बाम, लगातार हमलों की लहर के बाद सलीम आखिरकार थक गया और उसने सांस लेने के लिए थोड़ा रुका। तेजी से हौंफते हुए उसने देखा कि अक्षय का पोजीशन बिल्कुल नहीं बदला था। उसने सभी हमलों को सिर्फ एक हाथ से ब्लॉक किया था। धत तेरे की! कोच विकास का दिल बैठ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अक्षय की ताकत को कम आंका था। सलीम के समर्थकों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थीं। यहाँ तक कि देखने वालों को भी समझ आ गया था कि हमलों के आखिरी दौर में किसका पलड़ा भारी रहा। क्या सलीम लड़ाई हारने वाला है? यह अनकहा सवाल हवा में जोर से और साफ सुनाई दे रहा था। तुमने मुझे इतनी बार लात मारी है, अब मेरी बारी है। अक्षय ने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे से आगे किया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाई। उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ था, जिससे वह एक शक्तिशाली धनुष जैसा लग रहा था जो तीर छोड़ने वाला हो। सावधान रहना! कोच विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि अक्षय के हमले में खतरा सलीम के हमले से कहीं ज्यादा गंभीर था।
इससे पहले कि सलीम कोच विकास की चेतावनी सुन पाता, अक्षय तेजी से आगे बढ़ा और बिजली की गति से सलीम पर मुक्का मारा। जैसे तोप का गोला अपनी नली से निकलता है, वैसे ही मुक्के ने अंतरिक्ष की बनावट को ही फाड़ दिया। हमले ने हवा में इतनी एनर्जी भर दी कि हवा में चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे जिम में कड़कने की आवाज़ें गूंज उठीं। मुक्का आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चूर चूर करने की धमकी दे रहा था। सलीम को पता था कि हमला आ रहा है और वह तैयार था, कम से कम उसे ऐसा लगा। उसने अपने सीने के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और अपने हमलावर की चाल को सावधानी से देखा। हालांकि अक्षय का मुक्का इतनी तेजी से और इतनी ताकत से आया कि सलीम को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। मुट्ठी की एनर्जी उसकी रक्षा को भेद कर उसके सीने में जा लगी। अक्षय सी यंशिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी असली ताकत का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया। हालांकि 1% पर भी उसकी ताकत सलीम जैसे आम इंसान के लिए सहने से कहीं ज्यादा थी। सलीम का शरीर आधा दर्जन मीटर पीछे हवा में उड़ गया, फिर जमीन पर धड़ाम से गिरा। सलीम अपनी पीठ के बल गिर पड़ा और उसकी सांस फूल गई। उसे अचानक जोर से खांसी आने लगी, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। उसकी बाहें भारी लग रही थीं और उसकी छाती इतनी सुन्न थी कि उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। जिम में अचानक इतनी शांति छा गई कि पिन गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। सब लोग हैरान थे और वे बस घूरते रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय सलीम को हरा सकता है, और उसे इतनी आसानी से हराना तो दूर की बात थी। उसका आखिरी हमला सीधा साधा था, लेकिन उसने पहले के अजेय सलीम को हरा दिया था। अगर उसने सलीम को हरा दिया है, तो क्या इसका मतलब है कि अक्षय हमारे स्कूल का नंबर 1 फाइटर है? सबने अपने मन में यही सवाल पूछा। जिन्होंने खुलेआम अक्षय का मजाक उड़ाया था, उन्हें तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ, जबकि बाकी लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने कभी नए चैंपियन को नाराज किया था। इस बीच कुछ लड़कियां अक्षय को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगीं। हालांकि अक्षय का कुल सलीम जितना ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में उसकी असाधारण प्रतिभा ने उसे लड़कियों के दीवाने मन के लिए कम से कम थोड़ा तो पसंद करने लायक बना दिया था। समायरा का चेहरा सख्त हो गया और वह सलीम को उठाने के लिए दौड़ी। सलीम के घायल शरीर को देखकर उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। चिंता मत करो, वह बस थक गया है, बस इतना ही। अचानक अक्षय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। समायरा को अक्षय की बात अच्छी नहीं लगी। उसने नाक सिकुड़ी और फिर अक्षय को गुस्से से देखा। अक्षय ने सिर हिलाया और महसूस किया कि यह लड़की उसे जिंदगी भर नफरत करेगी। हालांकि उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने मुक्का मारने से ठीक पहले हमले की पूरी ताकत को रोकने का फैसला किया था, नहीं तो सलीम गंभीर रूप से घायल हो जाता। आखिरकार अगर अक्षय चाहता तो स्टील की प्लेट में भी छेद कर सकता था, इंसान के शरीर की तो बात ही क्या है। अक्षय ने चारों ओर देखा और चिल्लाया, और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। न सिर्फ 12वीं क्लास के छात्र अक्षय की ताकत देखकर हैरान थे, बल्कि जूनियर क्लास के छात्र भी, वे भी अक्षय की अविश्वसनीय क्षमता से मंत्रमुग्ध थे। अक्षय ने सबको एक ज़रूरी सबक सिखाया था, हमेशा कोई न कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, अक्षय ने सिर हिलाया, क्योंकि किसी ने भी उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की थी। फिर उसने सलीम की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था, ताइक्वांडो के मूव्स देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बेकार हैं। जब तक तुम्हें कोई असली मास्टर नहीं मिलता और तुम उससे सीखते नहीं हो, तब तक तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, भले ही तुम ताइक्वांडो में 10 साल और ट्रेनिंग कर लो। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अक्षय की बातों ने उसका हौसला तोड़ दिया था। उसे खुद पर बहुत भरोसा था और उसने कभी अक्षय को गंभीरता से नहीं लिया था। इसलिए एक मामूली आदमी से इतनी आसानी से हारने से उसके आत्मविश्वास को बहुत बड़ा झटका लगा था। अरे बेवकूफ़, तुम्हारा टाइम भी आएगा जब हमारे क्लब का फाउंडर वापस आएगा, कोच विकास ने अक्षय पर चिल्लाते हुए कहा। क्लब का फाउंडर नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में था, और जब वह वापस आएगा तो तुम्हें सबक सिखाएगा। अरे हाँ, हम अपने क्लब के फाउंडर को कैसे भूल सकते हैं। ताइक्वांडो के पक्के फैंस के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगमगा उठी। ओह, अक्षय ने लापरवाही से कहा। ठीक है, उसे बता देना कि मैं यहीं उसका इंतज़ार करूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ पीछे बांधे और स्टेज से नीचे उतरने लगा। वह दक्ष के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम कुछ खाने चलना चाहते हो? बेशक, दक्ष हैरान रह गया। उसने उस नए लड़के को देखा जिसके साथ वह 1 महीने से घूम रहा था, जैसे वह कोई अजनबी हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शांत डेस्कमेट इतना धाकड़ होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने सलीम को गंभीरता से नहीं लिया। पढ़ाई में जो कमी थी उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स से पूरी कर दी। ये सोचते हुए दक्ष ने खुद को याद दिलाया कि उन्हें अपनी दोस्ती को और गंभीरता से लेना चाहिए। शायद वे आखिरकार सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दोनों कई चौकस नज़रों के सामने जिम से बाहर निकल गए। दूसरे स्टूडेंट्स अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था।
जैसा कि सबने सोचा था कि नया लड़का एक आम बेकार लड़का है, उसने सबको चौंका दिया और स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट को हरा दिया। कई स्टूडेंट्स का मानना था कि अब से चेन फैन आखिरकार पॉपुलर बच्चों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जब से अक्षय ने सलीम को हराया था, अक्षय के प्रति सभी का रवैया काफ़ी बदल गया था। बहुत से लोग जो सलीम को पसंद नहीं करते थे और उनमें उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, अब धीरे धीरे अक्षय की तरफ आकर्षित होने लगे थे। सलीम की करारी हार के बाद वह पहले से भी कम बात करने लगा था। उसकी चुप्पी ने उसके समर्थकों को बहुत चिंतित कर दिया था। उसके कई समर्थक उसके साथ इसलिए रहे क्योंकि उनका मानना था कि ताइक्वांडो को छोड़कर सलीम हर दूसरे विषय में अक्षय से कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली था। चाहे वह बास्केटबॉल हो, ग्रेड हो, पियानो बजाना हो या लुक हो, सलीम ही साफ विजेता था। एक दिन बास्केटबॉल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यश ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैसे हो, तुम परेशान लग रहे हो। सलीम ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह अक्षय को हराने के तरीकों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। जोरावर ने गुस्से में कहा, ये सब उस नए स्टूडेंट की वजह से है। उसने ताइक्वांडो क्लास में काफ़ी ड्रामा किया था। उसने न सिर्फ मुझे बल्कि सलीम को भी हरा दिया। वह बर्फ पर सुअर की तरह कर रहा था, सोच रहा था कि वह बहुत बड़ा बदमाश है। उसकी बात सुनकर दूसरे टीम के साथी मुड़े और हैरानी से पूछा, तो अफवाह सच है? एक नए ट्रांसफ़र हुए स्टूडेंट ने सलीम को हरा दिया। जोरावर, मैंने सुना है कि उस नए लड़के ने तुम्हारी पिटाई कर दी। हाँ, दूर हो जाओ, जोरावर चिल्लाया। बॉस सलीम और मैं बस चूक गए और उस बच्चे को हम पर हावी होने का मौका मिल गया। अगर रीमैच हुआ तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा, बस देखते रहना। उसे हार पर गुस्सा आ रहा था। उस नए लड़के ने उस पर तब हमला किया जब वह अभी तैयार हो रहा था। जब उसे चोट लगी तो वह बेहोश हो गया और उसे नहीं पता था कि सलीम के साथ क्या हुआ। इसलिए उसे अभी भी यकीन था कि उस लड़के की ताकत उसके बराबर थी और वह इसलिए जीता क्योंकि उसने उसे अचानक पकड़ लिया था। समायरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, जोरावर सही कह रहा है। अगर वे फिर से मुकाबला करेंगे तो कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा। वैसे भी वह सिर्फ एक जंगली जानवर है। ग्रेड, परिवार या लुक्स के मामले में उसके पास दिखाने के लिए क्या है? चीयरलीडर्स भी बातचीत में शामिल हो गईं और उन सब ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी नज़र में अक्षय सिर्फ एक बुरा लड़का था जो मुसीबत खड़ी करता था और वह हैंडसम और स्मार्ट सलीम से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद सलीम आखिरकार बोला, हालांकि मैं मानता हूं कि अक्षय मुझसे फिजिकली ज़्यादा मजबूत था, मुझे विश्वास है कि मैं दूसरे एरिया में बेहतर करूंगा। ये देखकर कि सलीम आखिरकार बोला है, समायरा खुशी से झूम उठी और सलीम को और ज़्यादा हिम्मत दी। बेशक तुम्हें कभी भी खुद पर शक नहीं करना चाहिए था। कल ओरिएंटेशन गाला है, वह तुम्हारा दूसरा मौका होगा। मुझे यकीन है कि तुम अपनी स्किल्स से उस लड़के को हैरान कर दोगे। समायरा की हिम्मत सुनकर सलीम का चेहरा आखिरकार नए आत्मविश्वास से चमक उठा। यश अपने दोस्त से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि यह ठीक नहीं होगा और सिर्फ निराशा की सांस ली। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देना चाहता था कि इस मुसीबत खड़ी करने वाले को कम न समझें। नए लड़के के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसका एक बहुत खतरनाक पहलू दिखाया था। हालांकि यश को लगा कि सच जानने से सलीम का बढ़ता आत्मविश्वास कम हो जाएगा, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। जब अक्षय उस दिन स्कूल पहुंचा तो दक्ष ने ऊंची आवाज में उससे कहा, आज रात ओरिएंटेशन गाला है, मेरी देवी कियारा परफॉर्म करेंगी। ओरिएंटेशन गाला? अक्षय ये खबर सुनकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि उसने पिछले जन्म में इस गाला में हिस्सा लिया था। कियारा का परफॉर्मेंस शो का ग्रैंड फिनाले था। उसने एक शानदार सोलो डांस किया था। तब से और भी लड़के उसके फैन क्लब में शामिल हो गए और उसे अपनी ड्रीम गर्ल मानने लगे। मुझे याद है कि जब वह डांस कर रही थी तो सलीम ने उसके लिए पियानो बजाया था, इसलिए उन्हें आईवी लीग हाई के रोमियो और जूलियट कहा जाता था। बहुत बुरा हुआ कि वे हमेशा खुशी खुशी साथ नहीं रह पाए। अंदर से अक्षय नहीं चाहता था कि कियारा सलीम के साथ दिखे, भले ही कियारा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। हाँ, ओरिएंटेशन गाला नए स्टूडेंट्स के लिए यह 1 महीने पहले होना था, लेकिन किसी वजह से यह टल गया, दक्ष ने कहा। जैसे ही दक्ष बोल रहा था, जोरावर उन दोनों लड़कों के पास आया और गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि तुम कियारा को पसंद करने के लायक भी हो? वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है और वह पहले से ही बॉस सलीम की है। जोरावर की बातों से दक्ष शर्मिंदा हो गया। वह उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके और सलीम के बीच की बड़ी दूरी के बारे में सोचकर वह रुक गया। अक्षय मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मैंने सुना है कि कियारा सिर्फ सलीम को एक नॉर्मल दोस्त मानती है। जोरावर ने अक्षय पर ताना मारा और कहा, भले ही कियारा को बॉस सी पसंद न हो, वह तुम्हारे जैसे देहाती गंवार की तरफ कभी देखेगी भी नहीं। अक्षय ने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मजाक नहीं, तुम्हें कैसे पता कि कियारा भाई अक्षय पर फिदा नहीं होगी? दक्ष खड़ा हुआ और जोरावर को पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी तो पहले ही पिटाई हो चुकी है, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो?
जोरावर के चेहरे पर डर झलक रहा था, वह बड़बड़ाते हुए मुड़ा और चला गया। दक्ष संतुष्टि से बैठ गया। अक्षय को दक्ष का उसे सम्मान से भाई अक्षय कहना सुनकर मजा आया। पहले से ही उसका होने वाला सबसे अच्छा दोस्त सबके सामने उसकी इज्जत बढ़ा रहा था। अक्षय ने सिस्टर कावेरी को फ़ोन किया और ओरिएंटेशन गाला की वजह से एक दिन की छुट्टी मांगी। सिस्टर कावेरी ने हमेशा की तरह मंजूरी दे दी। देखो देखो देखो, मेरी देवी आ गई। स्टेज तेज रोशनी से जगमगा रहा था और दक्ष उम्मीद भरी नज़रों से स्टेज को देख रहा था। गाला के होस्ट समायरा और 9वीं क्लास का एक लड़का था। खूबसूरत लड़की और हैंडसम लड़के ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। समायरा ने घोषणा की, बिना किसी देरी के अगली परफॉर्मर 12वीं क्लास की क्लास नंबर 2 की कियारा है। उसके डांस का नाम स्वान प्रिंसेस है। घोषणा के बाद दर्शकों में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये गाला का फिनाले था, वह शो जिसका सब इंतजार कर रहे थे। फ्लोर लाइट धीमी हो गई और स्पॉटलाइट एक लंबे हैंडसम नौजवान पर पड़ी जो स्टेनवे एंड सन्स द्वारा बनाए गए एक सफ़ेद ग्रैंड पियानो के ठीक बगल में बैठा था। समायरा ने अपनी घोषणा जारी रखी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। ये सलीम है, मुझे यकीन है कि उसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वह कियारा के लिए पियानो बजाएगा। वे दोनों लंबे समय से पार्टनर हैं। अक्षय ने सलीम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टेज की एक और रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक लड़की थी जिसने बैले टुटू पहना हुआ था जो उसके शरीर पर एकदम फिट था। ये कियारा थी जिसे अक्षय ने कई दिनों से नहीं देखा था। म्यूजिक शुरू हुआ और कियारा ने कमर को अचानक मोड़कर अपना डांस शुरू किया, और जब वह फिर से उठी तो वह अब हाई स्कूल की लड़की नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को शरीर और आत्मा दोनों से एक खूबसूरत हंस में बदल लिया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई कियारा की दमदार और असरदार परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गया था। हालांकि कियारा दुनिया भर में मशहूर डांसर नहीं थी, फिर भी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनमें से एक इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर नए स्टूडेंट्स गाला से कुछ ऐसा लेकर जाने वाले थे जो उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ रहता, तो वह सलीम के पियानो म्यूजिक और कियारा के डांस का कॉम्बिनेशन था। जैसे ही म्यूजिक ऊंचे सुर पर खत्म हुआ, दर्शकों में तालियों और वाहवाही की गूंज सुनाई दी। सलीम बेंच से उठा, कियारा के पास गया और उसका एक हाथ पकड़कर दोनों ने दर्शकों को झुककर प्रणाम किया। एक साथ दर्शकों ने खुशी से चिल्लाया। कियारा ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसने अपना हाथ सलीम की हथेली से हटा लिया। सलीम की आंखों की चमक अचानक कम हो गई। जब दोनों आखिरकार बैकस्टेज चले गए तो शो अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। दक्ष ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी देवी सबसे अच्छी है, देखो वह कर्व्स, वह कमर और वह ग्रेस और एलिगेंस। वह रूस की उन प्रोफेशनल बैले डांसर से कम हॉट नहीं थी। उस चिक ने सलीम की हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ छूने की। दक्ष गुस्से से गुर्राया। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। अक्षय खड़ा हुआ और चल पड़ा। वह यहाँ सिर्फ कियारा का डांस देखने आया था, अब उसने देख लिया था, घर जाने का समय हो गया था। अचानक सामने की लाइन से हलचल मच गई। दक्ष ने देखा और तुरंत उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। देखो, समायरा और मेरी देवी इस तरफ आ रही हैं। अक्षय मुड़ा और उसने देखा कि समायरा उसकी तरफ आ रही है, जिसके पीछे एक लड़का और एक लड़की चल रहे थे। लड़के ने एक एलिगेंट टक्सीडो पहना था, उसकी लंबी कद काठी उसके हैंडसम फीचर्स के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। लड़की ने बैले टुटू जैसा कॉस्ट्यूम पहना था और उसका चेहरा लगभग बेदाग था। दोनों टीवी से निकले दो सुपरस्टार की तरह लग रहे थे। वे आगे बढ़ते हुए अपने फैंस को हाथ हिला रहे थे। उनके आसपास के लड़के लड़कियां उन पर तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे। वे सलीम और कियारा थे। चलते समय दोनों एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनकी नज़दीकी सबके सामने दिन की रोशनी में साफ दिख रही थी। सलीम ने अब अपना हमेशा वाला कूल चेहरा नहीं बनाया था। इसके बजाय वह जोर से मुस्कुरा रहा था और कियारा से कुछ फुसफुसा रहा था। कियारा को उसकी बात सुनकर मजा आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिससे उसका चेहरा खिले हुए फूल जैसा लग रहा था। भगवान तुम्हारा भला कभी ना करे सलीम, वह मेरी देवी को चुराने वाला है। दक्ष ने नाराज होकर कहा। चलो चलते हैं। अक्षय कियारा से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त को थपथपाया और उसे चलने के लिए कहा। अचानक अक्षय को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, क्या यह मास्टर अक्षय नहीं है? आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या आप हमारे सितारों को हाय नहीं कहना चाहते? अक्षय मुड़ा और उसने समायरा की ठंडी मुस्कान देखी। दूसरी ओर समायरा अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल का आनंद ले रही थी। वह एक स्टार की तरह स्टेज से नीचे उतरी और अपने चारों ओर फैली शानदार आभा की हवा में अपने आत्मविश्वास को उड़ने दिया। उसकी चमक ने उसके प्रतिद्वंद्वियों को और भी ज्यादा फीका और कमजोर बना दिया था। सलीम ने भी अक्षय को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। तालियों और वाहवाही ने उसका आत्मविश्वास वापस ला दिया था और उसके अहंकार को मजबूत कर दिया था। और फिर एक मधुर आवाज़ ने हैरानी से कहा, अक्षय। फिर सबकी हैरानी के लिए एक मुलायम शरीर अक्षय से लिपट गया।
अक्षय ने बिना मन के अपनी बाहें खोली क्योंकि वह तुरंत उस मनमोहक खुशबू से घिर गया जो सिर्फ नज़दीकी से कहीं ज्यादा थी। इस घटना से सब लोग हैरान रह गए। अक्षय ने अपने चारों ओर हैरान चेहरे देखे, दक्ष की आंखें फटी रह गईं और सलीम के चेहरे का आत्मविश्वास भी गायब हो गया था। अक्षय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब स्थिति सच में मेरे हाथ से निकल गई है। कियारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भाग गई, लेकिन हॉल में मौजूद कई लोगों ने पहले ही दोनों के बीच उस छोटी सी करीबी बातचीत को देख लिया था। सलीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तब हुआ जब कियारा और सलीम ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया था और सभी का ध्यान अभी भी उन पर था। अनगिनत सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स ने देखा कि देवी ने सलीम के अलावा किसी और की बाहों में खुद को फेंक दिया था। ये खबर तेजी से फैल गई और दूसरे दिन तक स्कूल में लगभग सभी ने इसके बारे में सुन लिया था। कियारा एक ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ है, उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था। अभय ये खबर सुनकर हैरान रह गया। वह जिनल को पसंद करता था और इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि जिनल की बेस्ट फ्रेंड कियारा के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे। उसे चिराग और सलीम भी पसंद नहीं थे, तो वह एक आम ट्रांसफर स्टूडेंट में कैसे दिलचस्पी ले सकती थी। हाँ, वही जिससे हम बार में मिले थे, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी कियारा ऐसे दिखावा करती थी जैसे वह किसी के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर में उसने एक ऐसे लड़के को चुना जो बार में काम करता है। हाँ, यह तो कमाल है। अक्षय का नाम सुनकर अभय ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसे अभी भी जिनल के चेहरे का वह भाव याद था जब वह उस लड़के से मिली थी। ऐसा भाव उसने पहले कभी नहीं देखा था। तब से अभय अक्षय से और भी ज्यादा सावधान हो गया। लूसी ने आंखें घुमाते हुए पूछा, हम चिराग को इसके बारे में क्यों नहीं बताते? मैं जानना चाहती हूँ कि कियारा अपने खूबसूरत चेहरे का क्या करने वाली है। लूसी आर्ट्स इंटरेस्ट ग्रुप की लीडर थी और वह और कियारा लंबे समय से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अभय सोचने के लिए रुका। अभय की हिचकिचाहट देखकर लूसी समझ गई कि उसे उस पर और दबाव नहीं डालना चाहिए और इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया और स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब अक्षय दूसरे दिन क्लासरूम में आया तो उसे कई अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो बस यही सोचा था कि वह एक आम ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो एक अच्छा फाइटर भी है, लेकिन उसने स्कूल की देवी को अपनी बाहों में लेकर उन्हें हैरान कर दिया था। वह और क्या कर सकता था? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं कियारा से पहले सिर्फ एक बार मिला हूं, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? अक्षय ने साफ साफ कहा। बिल्कुल नहीं, दक्ष ने दांत पीसे और जलन से अक्षय को देखा। लेकिन क्योंकि तुमने सलीम को शर्मिंदा किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं। दक्ष के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और वह खुशी से हंसा। क्या तुमने सलीम का चेहरा देखा? वह इतना गुस्सा और हैरान था कि वह जमीन से चिपक गया और 10 मिनट तक हिला भी नहीं। उसके दोस्तों को उसे हॉल से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। वैसे भी तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके ऑफिशियली डेटिंग शुरू कर दो। मैं सच में सलीम का वह गुस्से वाला चेहरा फिर से देखना चाहता हूं। ये साफ था कि दक्ष और सलीम के बीच पहले कुछ दुश्मनी थी। अक्षय ने सिर हिलाया। उसके और कियारा के बीच सच में कुछ नहीं था। उसे पता था कि कियारा ने उसे देखकर हैरानी में गले लगाया था। हालांकि उसे पता था कि वह जो भी सफाई देगा वह बेकार होगी क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। शिविका अभी भी शहर में मेरा इंतजार कर रही है। मैं इस लड़की पर अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? अक्षय ने मन ही मन सोचा। क्लास के दौरान अक्षय का मूड ठीक नहीं था। वह बार बार देखता कि सलीम की नज़रें उस पर पड़ रही हैं। हर ब्रेक में दूसरी क्लास के कई स्टूडेंट्स खिड़की के पास रुकते, उस लड़के को देखने की कोशिश करते जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह कियारा को डेट कर रहा है। लेकिन जिसने भी अक्षय को देखा वह निराश होकर चला गया। जैसे ही आखिरी क्लास खत्म हुई, अक्षय ने अपनी किताबें पैक की और जल्दी से स्कूल से बाहर निकल गया। ये देखकर कि नया लड़का क्लासरूम से चला गया है, समायरा ने ठंडी और नफरत भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि कियारा अंधी है। वह उसके जैसे लूजर को क्यों चुनेगी? न तो उसके पास अच्छा लुक है और न ही अच्छे ग्रेड, एक घटिया देहाती लड़का। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सलीम की तरफ देखा और पाया कि सलीम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उसने देखा कि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं, जैसे वह अभी भी पिछली रात की बेइज्जती से जूझ रहा हो। मजाक नहीं, कियारा तो बॉस सलीम को भी नहीं चुनेगी। वह कहीं के भी एक देहाती में क्यों दिलचस्पी लेगी? जैसा कि जोरावर ने दुख जताया, लेकिन फिर वह अचानक जोर से हंस पड़ा। अक्षय के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। चिराग कुछ दिनों में स्कूल वापस आ जाएगा। वह उस कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। चिराग को उसके असाधारण ग्रेड और टैलेंट की वजह से बिना एडमिशन टेस्ट के सीधे एडमिशन के लिए इस स्कूल में रिकमेंड किया गया था। उसने आधे सेमेस्टर स्कूल से दूर ट्रेनिंग में बिताया था। इस बीच वह कियारा के सबसे बड़े चाहने वालों में से एक था। अगर उसे दोनों के पब्लिक में करीबी बातचीत के बारे में पता चलता तो वह चुप नहीं बैठता और ऐसा दिखावा नहीं करता कि कुछ हुआ ही नहीं।
चिराग के गुस्से के वादे ने कई लड़कों को अक्षय की आने वाली बर्बादी पर मन ही मन खुश होने का मौका दिया। अक्षय का अचानक पावर में आना कई स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया था और इसलिए वे चिराग को उसे सबक सिखाते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। काम पर जब अक्षय एक कस्टमर को पानी की बोतल दे रहा था तो चिंकी उसके पास आए और बोली, दूसरी मंजिल पर टेबल नंबर 3 पर एक हॉट लड़की है, वह तुम्हें ढूंढ रही है। चिंकी ने अक्षय को आंख मारते हुए कहा। अक्षय ने अपनी आंखें घुमाईं और धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की लैंडिंग पर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी थी और नीचे सिंगिंग स्टेज की ओर देख रही थी। स्टेज पर सिस्टर डोली एक पॉपुलर लव सॉन्ग गा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि सुनने वालों ने उसकी खूब तारीफ की। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अक्षय उस लड़की के पास गया और पूछा। जिनल ने एक लंबी मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी मासूमियत और खूबसूरती को पूरी तरह से दिखा रही थी। हालांकि अक्षय की नज़रें साफ थीं और उनमें कोई गलत इरादा नहीं था। उसने लड़की की खूबसूरती की तारीफ तो की, लेकिन उसे उससे कुछ नहीं चाहिए था। वे नहीं आए, जिनल ने धीरे से कहा। मैं यहाँ अकेली आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अक्षय हैरान रह गया। क्या आंटी उर्मिला ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? नहीं, मैं यहाँ तुमसे कियारा के बारे में बात करने आई हूँ। जिनल मुड़ी और अक्षय की आंखों में देखने लगी। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उससे दूर रहो। वह एक अच्छी लड़की है और उसमें बहुत टैलेंट है। उसका भविष्य मुंबई में है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर। वह तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए प्लीज़ उसे अपने साथ नीचे मत खींचो, जबकि तुम अपनी ज़िंदगी इस छोटे से बार में बर्बाद कर रहे हो। अक्षय का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम मुझे चेतावनी देने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। जिनल की आवाज़ पक्की थी जब उसने अक्षय की आंखों में देखा। मैं उस रात तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी तारीफ का फ़ायदा मत उठाओ। कियारा हमेशा अपनी माँ की हिफाजत में रही है, इसलिए शायद उसे यह एहसास नहीं हुआ कि तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। वह तुम्हारी लीग से बाहर है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? ज़्यादा से ज़्यादा तुम किसी सेकंड टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? तुम उसका ख्याल कैसे रखोगे और उसे ज़िंदगी में खुशी कैसे दोगे? ये देखकर कि जिनल को पक्का यकीन था कि वह सही है, अक्षय अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अक्षय के हल्केपन से जिनल ज़्यादा खुश नहीं थी। जिनल, तुम खुद को बहुत ज़्यादा समझती हो। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। अक्षय ने बेपरवाही से कहा और अचानक वह एक ऐसे कल्टीवेटर में बदल गया जो धरती पर हर जीवित प्राणी को नीचा देखता था। उसने आखिरकार अपना मुखौटा हटा दिया था और अपनी असली पहचान दिखा दी थी। एक सेलेस्टियल लॉर्ड के तौर पर वह अक्षय के शरीर के जरिए ऐसे जी रहा था जैसे वह किसी रोल प्लेइंग गेम में हो। उसे इस छोटे मोटे ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता था जिसमें उसका दूसरा रूप शामिल था। अगर वह सच में चाहता तो वह चौथी दीवार तोड़कर किसी इंसान को सीधे खत्म कर सकता था, जैसे एक प्रोग्रामर आरपीजी गेम में किसी एनपीसी के साथ करता है। अक्षय बोलता रहा, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा था। उसकी आवाज़ बस लड़की के कानों में गूंज रही थी। मैंने तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें बर्दाश्त किया है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए एक चींटी से ज़्यादा अहम नहीं है। मेरे और कियारा के बीच जो भी हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। मुझे दूसरों को सफाई देना पसंद नहीं है और मैं कभी भी एक ही बात 2 बार नहीं समझाता। उसके बाद वह मुड़ा और जिनल को सदमे में छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जिनल ने आखिरकार खुद को संभाला और वह बड़बड़ाए। अक्षय, बातें करना आसान है और झूठ महंगा पड़ता है। तुम पहले इंसान नहीं होगे जिसे सच्चाई के बोझ तले कुचला जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला है, लेकिन अगर तुम कियारा को डेट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी आंखों में पक्का इरादा चमकने लगा। कुछ दिनों बाद ज़्यादातर लोग उस रात हुई घटना के बारे में भूल गए थे, सिवाय कुछ लोगों के जो हालात बिगड़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अक्षय पर ताना मार सकें। गाला में हुई घटना ने सलीम को पहले से कहीं ज़्यादा लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया। वह पढ़ाई, बास्केटबॉल ट्रेनिंग और ताइक्वांडो ट्रेनिंग में पूरी तरह डूब गया और उसने कियारा को यह साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि वह उसके लिए सही पसंद है। शुक्रवार दोपहर को अक्षय सोच रहा था कि क्या उसे मिलने के लिए चितकुल गांव वापस जाना चाहिए। वह 1.5 महीने से ज़्यादा समय से घर से दूर था और अगर वह अपने पिछले जन्म का समय भी गिनता तो ये 500 साल से ज़्यादा हो जाता। तभी उसका सेल फोन बजा। ये कनिका का फ़ोन था। हेलो, क्या यह मिस्टर अक्षय हैं? आज शाम को एक एंटीक नीलामी होने वाली है। मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरे साथ आने में दिलचस्पी रखते हैं। अक्षय ने दूसरी तरफ से आवाज़ सुनी। वह इस न्योते से थोड़ा हैरान था। यह नीलामी एक नेटवर्किंग इवेंट भी थी। इसका मुख्य मकसद एक जैसी सोच वाले लोगों का मिलना जुलना था। बिक्री के लिए रखी चीज़ें भी बहुत दिलचस्प हैं। मैंने सुना है कि कथित तौर पर शापित हीरा द ब्लू होप पोडियम पर आने वाला है।
चीज़ों की लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल थीं जिन्हें धर्म कलाकृतियाँ कहा जाता था। मुझे याद है कि आपने हमें बताया था कि आप गुरु के अनुयायी हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको इसमें दिलचस्पी हो सकती है। जब से मिस्टर मंजीत ने एक ट्रांसेंडेंट मास्टर की शक्ति के बारे में बताया था, कनिका को यकीन हो गया था कि अक्षय दुनिया की सभी तरह की रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। धर्म कलाकृति। अक्षय ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या ये वही धर्म कलाकृति हो सकती है जैसे कि कल्टीवेशन की दुनिया में उड़ने वाली तलवारें? बिल्कुल, कहा जाता है कि ये धर्म कलाकृतियां घर के आसपास के वातावरण को स्थिर करने और दुनिया से बुरी आत्माओं को दूर भगाने में मदद करती हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। कनिका ने धैर्य से समझाया। दिलचस्प। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, अक्षय ने कहा। बहुत बढ़िया, तो मैं आज रात आपको लेने आऊंगी, कनिका ने ध्यान से कहा। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा, अक्षय ने सिर हिलाया। वह पहले से ही एक फालतू ड्रामे के बीच फंसा हुआ था। अगर कोई खूबसूरत लड़की स्कूल आती और उसे किसी फैंसी लग्जरी गाड़ी में ले जाती, तो उसके स्कूल के दोस्त और भी ज्यादा ड्रामे वाली कहानियां बनाते कि उसने कियारा को कैसे धोखा दिया। ओरिएंटेशन गाला में जो हुआ था, उससे वह पहले ही सबकी नज़रों में आ गया था और वह और ज्यादा ध्यान खींचना नहीं चाहता था। बस मुझे पता बता दो, मैं टैक्सी ले लूंगा। ठीक है, गेट पर मेरा नाम बता देना, वे तुम्हें अंदर आने देंगे, कनिका ने सिर हिलाया। जैसे ही अक्षय ने अपना सेलफोन नीचे रखा, उसने दक्ष की जिज्ञासु नज़रें अपने ऊपर देखीं। वह कौन थी? कोई नहीं, बस एक दोस्त मुझे आज रात आने के लिए कह रही थी, अक्षय ने तुरंत जवाब दिया। उसने छुट्टी लेने के लिए सिस्टर कावेरी को एक और फ़ोन किया। आखिरी क्लास खत्म होने के बाद अक्षय ने अपनी किताबें पैक की और जल्दी से निकल गया। अक्षय को जाते हुए देखकर समायरा ने नाक सिकुड़ी और फिर कहा, सलीम, तुम अभी भी उस औरत के बारे में इतनी दुखी क्यों हो? उसने तुम्हारे बजाय एक देहाती लड़के को चुना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? मुझे आज रात एक एंटीक नीलामी के 3 टिकट मिले हैं, तुम और बाकी दोस्त मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है यार, जोरावर ने जल्दी से बात काटते हुए कहा। बॉस सलीम, मैंने इस पार्टी के बारे में पहले सुना है। इसे शेखावत इंटरनेशनल ग्रुप ने होस्ट किया था। वे सिर्फ 50 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति वाले लोगों के लिए टिकट रिजर्व करते हैं। एंटीक सब जादू टोने और बकवास जैसे थे, मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। हाँ, मेरे चाचा की वजह से मुझे 3 टिकट मिल पाए। मुझे यकीन है कि अक्षय तो ऐसे इवेंट में काम भी नहीं कर सकता, अटेंड करना तो दूर की बात है, समायरा ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। सलीम ने सिर हिलाया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे लगा कि उसने अपना कुछ आत्मविश्वास वापस पा लिया है। थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। पार्टी हिमाद्री पहाड़ के ठीक बगल में एक हाई एंड क्लब में थी। इसे हिडन ड्रैगन विला कहा जाता था। यह एक शांत गांव से घिरा हुआ एक अलग थलग इलाका था। अक्षय घर गया और कपड़े बदले। फिर उसने एक टैक्सी ली और हिडन ड्रैगन विला गया। जब वह डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि पार्किंग लॉट पहले से ही महंगी कारों से भरा हुआ था। इस पार्किंग लॉट में BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां सबसे सस्ती थीं। वहां कई लैम्बोर्गिनी, पोर्श थीं और उसने एक रोल्स रॉयस फैंटम 7 भी देखी जिसका लाइसेंस प्लेट 666-666 था। 2007 में इस कार की कीमत 6 मिलियन से ज़्यादा थी। कसौली शहर में बहुत सारे अमीर लोग हैं, अक्षय ने मन ही मन सोचा। लॉबी में घुसते ही उसने रिसेप्शनिस्ट को कनिका का नाम बताया और रिसेप्शनिस्ट ने उसे इवेंट सेंटर में वेलकम किया। बिल्डिंग का अंदर का हिस्सा छोटी से छोटी डिटेल तक शानदार ढंग से सजाया गया था। ये साफ था कि यह कसौली शहर का सबसे हाई एंड क्लब था। चमकदार क्रिस्टल झूमर के नीचे अच्छे कपड़े पहने हुए अपर क्लास मेहमानों के ग्रुप थे। इवेंट हॉल में अक्षय की उम्र के कई टीनेजर थे। उसने अंदाज़ा लगाया कि उनके माता पिता उन्हें यहाँ अपने भविष्य की शानदार जिंदगी का अनुभव कराने के लिए लाए थे। टीनेजर ने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अक्षय को ड्रेस कोड के बारे में साफ तौर पर पता नहीं था। वह सिर्फ बिजनेस कैजुअल शर्ट और पैंट पहनकर इवेंट हॉल में चला गया, जिससे वह दूसरों के बीच अलग दिख रहा था। रिसेप्शन पर एक बुफे बार था जो नीलामी शुरू होने से पहले मेहमानों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट दे रहा था। ये देखकर कि कनिका अभी तक नहीं आई थी, अक्षय ने पहले बुफे टेबल पर जाने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक प्लेट ली और उसमें ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर सलाद भरना शुरू कर दिया। अचानक उसने किसी की आवाज़ सुनी जो उसे बुला रही थी। अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नर्म और मधुर आवाज़ इतनी अलग थी कि उसे किसी और की आवाज़ समझने की गलती नहीं हो सकती थी। अक्षय मुड़ा और देखा कि कियारा के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने मुस्कुराया और फिर कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कियारा शर्मा गई क्योंकि गाला में जो हुआ था उसकी याद उसे वापस आ गई। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। मैं यहाँ रायमा के साथ हूँ, उसने मुझे एक टिकट दिलाया। मैंने सुना है कि बिकने वाली चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं, इसलिए मैं साथ आने के लिए राज़ी हो गई।
उसने अपनी पलकें झपकाईं और बड़ी बड़ी आंखों से चेन फैंग को घूरते हुए कहा, अक्षय, क्या तुम अकेले आए हो? क्या तुम कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हो? वह इस ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, नीलामी में कुछ भी खरीदना तो दूर की बात है। जिनल कियारा के पीछे दिखाई दी। उसने ध्यान से अक्षय को घूरा। अक्षय की मुस्कान गायब हो गई और फिर उसने धीरे से कहा, जिनल सही कह रही है, मैं इतना गरीब हूं कि नीलामी में कुछ भी नहीं खरीद सकता। मैं तो बस यहाँ कुछ खाने आया हूँ, और हे भगवान, मुझे तो जैकपॉट लग गया। उनके पास कुछ बहुत अच्छी मिठाइयाँ भी हैं, क्या तुम मेरे साथ उनका स्वाद लेना चाहोगी? ओह बिल्कुल, कियारा खिलखिलाकर हंसी। ये देखकर कि अक्षय साफ तौर पर कियारा पर लाइन मार रहा था, जिनल ने मन ही मन बड़बड़ाया और उस लड़के की हरकतों पर और भी ज्यादा नजर रखने लगी। उनसे थोड़ी दूर कुछ लड़कियों ने एक छोटा सा घेरा बना लिया था और अक्षय की तरफ देख रही थीं। क्या वह कियारा का दोस्त है? उसने हमें उससे मिलवाया क्यों नहीं? सबसे बड़ी लड़की बोली। उसने लो कट नाइटी पहनी थी और अपने बाल एक सुंदर ऊंचे बन में बांधे थे। वह लड़का मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा कि कियारा कितनी खुश है? हे भगवान, क्या वह उसका नया बॉयफ्रेंड हो सकता है? वह बदसूरत है, शायद वह बहुत अमीर हो। ये लड़कियां कियारा और जिनल के साथ पली बड़ी थीं, लेकिन उन्हें सालों से नहीं देखा था। उन्हें हैरानी हुई कि कियारा ने उनसे मिलने के कुछ ही मिनटों बाद एक साधारण दिखने वाले लड़के के लिए उन्हें छोड़ दिया। रायमा भी उन लड़कियों में थी और उसने ताना मारा और फिर कहा, बॉयफ्रेंड नहीं, बस गांव का एक मजदूर। वह एक बार में पार्ट टाइम काम करता है। फिर उसने कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता कि कियारा उस लूजर के पीछे इतनी पागल क्यों है। हे भगवान, तो वह सच में बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सब चौंक गए। लड़कों के मामले में कियारा के ऊंचे स्टैंडर्ड उसके दोस्तों के बीच मशहूर थे। ये जानकर कि वह साधारण दिखने वाला बहुत गरीब गांव का लड़का उसकी आखिरी पसंद है, उनके होश उड़ गए। कुछ लड़कियां पहले से ही कियारा पर तरस खा रही थीं, वे आहें भर रही थीं और सिर हिला रही थीं। कियारा बहुत भोली है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से ज्यादातर लड़कियां करोड़ों रुपए वाले परिवारों से थीं। उनमें से कुछ को बचपन से ही विदेश पढ़ने भेजा गया था। उनकी नज़र में गांव का एक मजदूर कभी भी उनके बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो सकता था। लोकट गाउन वाली लड़की ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसे समझाना होगा। अगर वह कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करती है तो ठीक है, लेकिन अगर वह उससे प्यार करने लगती है तो वह आग से खेल रही है। वह उसके लायक नहीं है और उनका रिश्ता शुरू से ही बर्बाद है। ये कहने के बाद लड़की की आंखें एक पल के लिए कहीं और देखने लगीं। उसका नाम हानिया था। भीड़ में सबसे बड़ी लड़की होने के नाते उसने पहले ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। जब वह हाई स्कूल में थी तो उसे एक गरीब परिवार के लड़के से प्यार हो गया था। उसके परिवार के विरोध के बावजूद वे साथ रहे। हालांकि जैसे ही दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे, हालात और खराब हो गए। वे हर दिन लड़ने झगड़ने लगे, जब तक कि लड़का उसे छोड़कर दूसरी लड़की के पास नहीं चला गया। इस बीच हिडन ड्रैगन विला के बाहर एक जीप रुकी और एक मजबूत जवान आदमी गाड़ी से उतरा। क्या तुम्हें पक्का पता है कि कियारा आज रात यहीं होगी? वह पीछे मुड़ा और अपने साथ आए लोगों में से एक से पूछा। हाँ, मैंने ये लूसी से सुना है, एक छोटे बालों वाला लड़का बोला। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उस जवान आदमी ने कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं।